ठीक है, आज हम लोग जो यानी कि बात करेंगे बोर्स मॉडल के बारे में। ये बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देखोगे ना, इससे बहुत ज्यादा यानी कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि आप अगर जो देखते हैं तो यानी कि बोर्स मॉडल से यानी कि जो क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। खास करके आपसे पूछा जाएगा रेडियस कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा यानी कि क्या मिलेंगे, यानी कि मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपके सामने जब आपको इस टाइप से देंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपने फॉर्मूला याद रखे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जब भी इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत ही आसान से हो जाएंगे। तो जो बोर्स मॉडल था, एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी, मैंने कहा था कि आप लोगों को बताया था कि रदरफोर्ड में यानी कि कुछ कमियां आ गई थी, उसको सुधारने के लिए यानी कि कौन आए थे, यानी कि बोर्स आए थे। बोर्स ने क्या कहा, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे चल के क्या होता है क्वांटम थ्योरी बेसिकली। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग जान लो कि चार टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हीं के बेस पे यानी कि इनकी जो है थ्योरी थी। ठीक है, दूसरा ये जो है क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे वर्क करता है। क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप लोग जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी चीजें जो पढ़ते हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल लॉ कहते हैं। जो भी चीजें इन्होंने कही थी वो सारी की सारी किसके आधार पे कही थी, क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी पे, यानी कि क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे कही थी। बेसिकली जो फिजिक्स है ना, उसमें दो टाइप के लॉ पढ़ते हैं। एक जो है यानी कि क्वांटम जिसको कह लो, या उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। दूसरा होता है क्लासिकल फिजिक्स। आप अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो वो सारी की सारी कौन सी जो पढ़ रहे हो, क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात करते हो। हम जो भी पढ़ते फोर्स इक्वल टू एम ए, या जो भी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, या और भी जो भी चीजें आप पढ़ते हो वो सारी की सारी क्या है, क्लासिकल लॉ। लेकिन जैसे ही बहुत ही छोटे लेवल पे, अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं, अगर जो वो चले जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है वो क्वांटम फिजिक्स कह दो या मॉडर्न फिजिक्स के नाम से उसको जाना जाता है। तो इन्होंने कौन कौन सा यानी कि जो है पोस्टुलेट दिया था, यानी कि देखो पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल: nucleus is present at the center of atom and electron revolve around the nucleus in a closed circular path is known as cell or orbit। जो न्यूक्लियस होता है वो आपको मैंने बताया था रदरफोर्ड मॉडल में, याद है आप लोगों को? रदरफोर्ड में बताया था न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, एटम यस के सर। सेंटर में यस पाया सर। जाता है। ठीक है, वेरी गुड। और जो यस सर। इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, यानी कि सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है। अब आपके मन में आएगा कि सर सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूमता है, तो बताना चाहोगे कि सर सर्कुलर पाथ में ही क्यों घूमता है? आएगा ना कि मन में, सर हाँ ठीक है, आप बताओ कि सर सर्कुलर पाथ में ही क्यों यानी कि जो है घूम रहा है। इसका रीजन क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों जो है यानी कि बैलेंस हो जाता है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब वो क्या होगा, सर्कुलर में होगा। दूसरा कि सेंटर से जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, जब सर्कुलर पाथ में होगा सेंटर से, यानी कि तभी जाके वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है इक्विवेलेंट फोर्स लगेगा, चारों डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा। इस कारण से यानी कि जो है उसको क्या करता है, यानी कि सर्कुलर पाथ में यानी कि घूमते रहता है। अब जो सर्कुलर पाथ में घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। याद रखना कि ऑर्बिट। हाँ, जैसे ये देखो, ये इसको जैसे इसको आप लोग के एल एम एन और भी आप चाहो जितना ज्यादा बना सकते हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अगर जो N1 N2 N3 के फॉर्म में लिखा जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इसको के से ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि कैर्नल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास, यानी कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया, यानी कि जो है के से शुरू किया, के एल एम एन। अच्छा, मैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज करो कि जेड आ गया, मैंने कहा कि के आ गया, एल आ गया, एम आ गया, एन आ गया, ओ आ गया, इस प्रकार से पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर जो जेड आ गया तो जेड के बाद क्या लिखोगे? सर सर कैल्कुलेट सर नहीं केएल। कि नहीं, के तो अब जो चीज रिपीट थोड़े हम करेंगे। A1। हाँ, यानी कि सर Z1 जेड। Z2 Z3 Z4, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी में कि सपोज करो कि उन्होंने कहा था कि एक के से लेके हम लोग जो जेड तक पहुंच गए,
जेड के बाद अगर जब मुझे नॉमेनक्लेचर करना होगा सेल का तो हम किस नाम से करेंगे, तो आप लोग को बताना होगा Z1 Z2 Z3, इस प्रकार से सो ऑन इन्फिनिटी तक आप लोग क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, अब देखो दीज ऑर्बिट आर नोन एज अ स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि ये एक बिल्कुल सर्कुलर पाथ में फिक्स होता है। यहाँ पे भले सर्कुलर नहीं बन रहा होगा लेकिन आप समझ जाना कि ये सर्कुलर पाथ है, टेढ़ा मेढ़ा पाथ नहीं होता है, क्योंकि बनाने में हाथ से थोड़ी बहुत जो है वो होगी। These orbit are known as a stationary orbit and orbit has a fixed energy। इनकी जो है ना ये फिक्स्ड होते हैं कि इसके इतना डिस्टेंस होगा, और हर एक ऑर्बिट की यानी कि क्या होती है, यानी कि एनर्जी जो है फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि इस ऑर्बिट की एनर्जी जैसे कि मान लो कि यहाँ पे है, जैसे मैं कहूँ कि मुंबई के जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो है ज्यादा चार्ज हो जाएगा, या फिर जो है हिमाचल के इलेक्ट्रॉन ठंडा पड़ रहा है तो वहां पे जो नहीं, सभी ऑर्बिट की। और ऐसा भी नहीं कि ये बीच में घूमे, ये याद रखना, जेमेंस ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या कि यहां से यहां के बीच में इलेक्ट्रॉन यहां घूम सकता है क्या, बताइए। नो सर। नहीं, वेरी गुड बेटा। यानी कि ये कभी भी नहीं घूम सकता, यानी कि तभी घूमेगा या तो यहाँ पे हो। जैसे मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ कि आपको अगर जो जे मेंस में जाना है, सपोज कीजिए कि आपको जो है कट ऑफ मार्क्स आया करीब करीब जो मैं कहता हूँ 110 के करीब करीब आया। कहा कि 110 वाले को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो जिनका नंबर होगा उसको हम पास मानेंगे, और 110 से यानी कि नीचे वाले को हम लोग क्या मानेंगे, यानी कि जो है फेल मानेंगे। अगर ऐसा है तो यानी कि उसी तरह से है, यहाँ पे जैसे ही इसके यहाँ पे आओगे तो पास हो जाओगे। ये ऐसा नहीं कि यहाँ तक आ गया हम सब बिल्कुल 99 यानी कि 109 नंबर ले आए तो यानी कि पास नहीं। आपको 110 नंबर लाना होगा तभी पास होगा। यानी कि इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ घूमना है तो ये क्या करेगा कि इस प्रकार से इसकी इतनी एनर्जी होगी। अभी मैं बताऊंगा कितना डिस्टेंस है, कितना ये है, सारी चीजें हम लोग जो है यानी कि बात करेंगे फिलहाल, लेकिन हम लोग जो है यानी कि इसकी जो है इंपॉर्टेंस की यानी कि जो है बात करते हैं। ठीक है, तो यानी कि वही कहता है कि याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ऑलवेज रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट, जिसकी और जिस ऑर्बिट की एनर्जी, वैसे तो हर एक ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है, इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होगी, इस एनर्जी की ऑर्बिट फिक्स होगी, इस एनर्जी की ऑर्बिट फिक्स होगी, लेकिन वो बीच में कहीं नहीं घूम सकते हैं, या तो पास है या तो फेल है। तो यानी कि जो है ऐसा नहीं कह सकते कि हम जो बीच में यहाँ पे थोड़ा देर के लिए घुमा दे, तो नहीं, हमेशा या तो घूमेगा इस पाथ पे या इस पाथ पे या इस ऑर्बिट पे या इस ऑर्बिट पे, वो बीच में यानी कि कभी भी नहीं घूम सकता है। इट नाइदर लूजेस नॉर गेन एनर्जी। ये जब रिवॉल्व करता है ना, आपको अभी मैं सारे रीजन बताऊंगा कि क्यों जो है यानी कि ये सर्कुलर मोशन हमेशा करते रहता है। आप लोगों को ये बातें जो है बहुत कम जगह पे आपको पता लगेगी। आप लोगों को मैं ये बताऊंगा क्यों ये जो है किस कारण से, यानी किसकी, आप लोगों को मैंने कहा था कि अगर जो रदरफोर्ड होगा तो यानी कि वो क्या करेगा, धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, आके न्यूक्लियस में मिल जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? तो अगर जो ऐसा होता है तो यानी कि आखिर ऐसा क्या चीज होने के कारण यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा घूमते रहता है। आपको मैंने कहा था कि अगर जो दुनिया में कोई भी चीज घूमती है, अगर जो चार्ज पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी खत्म होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या चीज है जिसके कारण इसकी एनर्जी जो यानी कि क्या हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों के लिए, हाँ बोलो बेटा आदित्य। सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है दोनों आपस में बंधे रहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहता है कि बाहर चले जाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहता है कि उसको अंदर की ओर जाए, जिस कारण से यहाँ पे फोर्स बैलेंस हो जाता है। और जब ये बैलेंस हो जाता है, क्योंकि चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और ये हमेशा लगते रहता है, जिस कारण से सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा जो है लगते रहेगा, और ये हमेशा क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमते रहेगा। ये याद रखना कि ये जो है ना आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो क्या उसकी एनर्जी लूज होती है, गेन होती है, तो बताइए क्या होती है? नो सर। सर कुछ भी नहीं होता, सेम ही रहती है सर। हाँ, यानी कि वो नेदर लूज करता है नॉर गेन करता है एनर्जी को, इस बात को याद रखना। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, इट्स एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस। अगर इसकी एनर्जी यहाँ पे जो है मान लो कि 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 15 वोल्ट होगा, यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यानी कि क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी जो है यानी कि बढ़ती चली जाएगी। आगे फॉर्मूला बताएंगे 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वहां से आप लोग निकाल सकते हो। खैर, तो यानी कि अब उस प्रकार से आपको ये याद रखना कि क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर जो बताओ कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर की ओर जा रहे हैं तो उसकी एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ते जाएगी सर बढ़ जाएगी। अगर जब मुझे बताओ कि अगर जब वो
फोर्थ सेल से अगर जब फर्स्ट सेल में आ गया उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। कम हो जाएगी। घटेगी सर, घटेगी। Very good. ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, यानी कि जो है घट जाएगी। आउट ऑफ इनफिनाइट अवेलेबल सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विल वर्क ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π है, यानी कि अगर मैं कहूं कि आपके पास देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, प्रोटॉन, वेरी गुड। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? सेल में। सर न्यूक्लियस के बाद। हाँ, अच्छा, न्यूक्लियस के ठीक जो यानी कि जो है बाहर, यानी कि क्या हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा कि न्यूक्लियर पार्ट है। वेरी गुड। अब मान लो ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि इसके पास क्या है कि इन्फिनाइट है, यानी कि ऑर्बिट कितने हैं इसके पास? इन्फिनाइट ऑर्बिट है। अब ये जो है चाहो तो एक ये बना दिया, हो सकता है कि मैं, मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा भी बना दूं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा भी बना दूं, मैं चाहता हूं कि इसको एकदम कहीं भी बना सकता हूं, मेरी इच्छा है। इन्फिनाइट है ऑर्बिट, यानी कि कितने सारे जो ऑर्बिट है तो मैं कहीं भी बना सकता हूं कि नहीं? मैं यहीं पे 2 ऑर्बिट बना दूं, मेरी इच्छा। लेकिन कहता है कि ये सभी के सभी पे नहीं घूम सकते, ये हमेशा कहाँ पे घूमेगा? जिसकी इंटीग्रल मल्टीपल हो, यानी कि h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है 1 हो 2 हो, इसकी जितनी एनर्जी होगी इसी के अनुसार से। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि nh/2। अगर जो मुझे फर्स्ट यानी कि इसकी निकलना है कहाँ घूम रहा होगा, तो ये यहाँ पे घूम रहा होगा, जहाँ पे nh यानी कि जो h/2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो यानी कि h/2π पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमेगा? h/2π पे। ये जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूमेगा? h/2π, और यहाँ पे जो घूमेगा h/π पे इलेक्ट्रॉन यानी कि घूमेगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? h/π पे ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट में इसको जो है ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा यानी कि कहां पे घूमेगा? h/2π, और ये कहां पे घूमेगा? h/π पे। यानी आपको ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि क्या होगा, जो घूमेगा, पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे घूमेगा? h/2π। यानी कि हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम आपको फिजिक्स में MVR पढ़ाया जाता होगा, याद है कि नहीं? आपको फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, यानी कि जो है MVR पाया जाता है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं यानी कि h/2π के जो है वैल्यू के बराबर लिख देते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सर एनर्जी क्यों बढ़ती है सर जब न्यूक्लियस से दूर जाते हैं? अच्छा, ओके, वेरी गुड। आपका क्वेश्चन है कि सर हम एनर्जी यानी कि दूर क्यों जाते हैं। मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे दूर जाओगे तो यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अब अगर से ये कम होते चले जाएगा, जितना ज्यादा दूर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम लगेगा। ये सारा का सारा सेंट्रीपिटल एनर्जी किस में चले जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। यही तो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी तो एक तरह की एनर्जी है। तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाता है, इसकी एनर्जी जैसे जैसे दूर बढ़ते चले जाते हैं, इसकी एनर्जी भी यानी कि क्या होती चली जाती है, यानी कि बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप जितना ज्यादा दूर जाओगे तो वो उतना फ्री हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है कि जितना ज्यादा सेल से दूर होगा वो उतना ज्यादा आजादी में घूमना चाहेगा। इसका मतलब है कि उसके पास एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिस कारण से वहां पे जो है लगने वाला फोर्स भी इसको कंट्रोल नहीं करता है, वो आजादी से आराम से घूमते रहते हैं, जिस कारण से उसके पास काफी ज्यादा एनर्जी होती है। अब देखो, ये जो एंगुलर मोमेंटम है आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, यानी कि क्या पढ़ते हो? MVR पढ़ते हो। जो एंगुलर मोमेंटम है फिजिक्स में वो क्या पढ़ते हो? MVR पढ़ते हो। तो मैंने इसलिए लिख लिया ताकि क्योंकि हमें जो इस हफ्ते कंप्लीट करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई चीज छूट जाए, इसलिए लिख के ले आऊं ताकि कि हम लोग जो फटाफट से एक्सप्लेन कर सकें। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये MVR इक्वल टू NH/2π, हमने अभी जस्ट बताया था। यानी कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है किसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा तो हमने इसको क्या कर दिया, इसका यूज करूंगा कहाँ पे, ताकि कि आपको बताऊंगा कि कैसे जो डिराइव किया जाता है, यानी कि रेडियस और ये सारी चीजें जो है यानी कि कैसे डिराइव करते हैं।
ओके। अब जैसे ही यहाँ पे देखो आपको पता लग गया mvr इक्वल टू NH/2 ये फॉर्मूला याद रखना। एंगुलर मोमेंटम NH/2 कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है सही है, या तो mvr होगा या NH/2 होगा, दोनों होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि आधा। जैसे मैं कहूं कि आप लोग अगर जो क्लास में मौजूद है तो आप पूरा का पूरा मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आधा क्लास में आधा घर में, नहीं। आप अगर जो क्लास में है तो पूरा का पूरा क्लास में, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड कहते हैं। यानी कि पूरा का पूरा एनर्जी, या जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उस पूरे के पूरे एनर्जी होंगे, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी कि बेसिकली कहो कि अगर जैसे मैं कहूँ टॉफी अगर जो तुम्हें खाना है, पूरा का पूरा खाना होगा। अब शेयरिंग करने वाला कई लोग होते हैं तो शेयरिंग कर भी खा सकते हैं, लेकिन जनरली अगर जो आपने पूरा खाया तो हम लोग पूरा का पूरा खाते हैं। उस प्रकार से, यानी कि जैसे मैं कहूँ सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे लगता है कि क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि कोई भी चीज अगर वो पूरा का पूरा जो है यानी कि क्या हो जाए कि मौजूद हो जाए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वो क्वांटाइज्ड है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर जो क्लास में हो तो पूरे के पूरे हो, ऐसा नहीं कि आधा आप घर में हो, आधा स्कूल में हो या कहीं और हो। आप अगर जो स्कूल में हो तो पूरा का पूरा स्कूल में, वो अलग बात है, आपका ध्यान कहीं और हो सकता है या फिर आप लोग जो है कहीं और हो सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप क्वांटाइज्ड हो, यानी कि एक छोटा सा एनर्जी हो जो हमेशा क्या रहता है, यानी कि जो है क्वांटाइज के फॉर्म में रहता है। अब देखो ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। अगर जब मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो यानी कि ये जो स्टेट होगा एन जिसका 1 है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट। यानी कि वो जो है सबसे कम एनर्जी होगी। अच्छा मुझे बताइए सबसे कम एनर्जी N1 की होगी या N4 की होगी? सर N1 N1। N1 की सर। हाँ वेरी गुड बेटा, थैंक यू। तो यानी कि जो है N1 की हो जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट यानी कि किसको कहते हैं, कि N1 को कहते हैं। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट किसे कहते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से जंप कर जाए। ठीक है, जैसे होता है ना कि जैसे मैं कहूं कि मेरे पास मान लो कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कराया, यानी कि जंप करा दिया। कैसे जंप कराते हैं, एनर्जी जब आप एनर्जी बाहर से हमने क्या करा, एनर्जी दे दिया। अब जैसे ही एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी को अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कोई भी एटम फ्री में इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा, नहीं। ये क्या करना चाहते हैं कि अपनी एनर्जी को कम करने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप कर देगा। अच्छा क्या मुझे बता सकते हो इस वाले पॉइंट पे आ सकता है क्या, ये इस वाले पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या? नो सर, नो ये सर, क्या नो इस सर, point पे? नो सर। अच्छा ये यहाँ पे ये रेड वाला एन पे आ सकता है क्या? यस सर। हाँ यस सर। वेरी गुड। ये तो सर्टेन इसलिए अमाउंट नहीं ऑफ कर एनर्जी सकता। देनी पड़ेगी पहले हमें। हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा, आपको थोड़ा बहुत पता है। यानी कि ये कभी भी जब भी जाएगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो है यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और आपको पता है कि जहां पे जो हम लोग एंगुलर मोमेंटम लेते हैं वो कितना लेते हैं, NH/2 अगर जब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होगा तो यानी कि n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जो n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि आपको ये याद रखना कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, देनी पड़ती है, रिलीज होती है। हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया, रिक्वायरमेंट वेरी गुड आदित्य। रिक्वायरमेंट जब ये रिक्वायरमेंट सर। स्टेट में, हाँ बोलिए अच्छे, कैसी तबीयत अच्छी है आपकी? नो नो सर, सर अभी यार ठीक अभी हो गया रहा हूँ। ओके ठीक है, चलिए ठीक थैंक यू है, सर जी पूछने के लिए। वेलकम बेटा। अरे यार आप ही लोगों के लिए तो हम हैं, हम पूछेंगे, आप लोगों का तबीयत नहीं पूछेंगे तो किनका पूछेंगे। अब आप ही लोग हमारी दुनिया हो, थैंक यू ठीक है, सर, आप हो तो हम हैं। थैंक यू सो मच। चलिए वेलकम। यानी कि अब हमारे पास यानी कि क्या हो गया कि जैसे मैंने क्या कहा कि एक्साइटेड स्टेट तभी जाएगा जब आप उसको एनर्जी दोगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप अगर देखोगे जेईई मेंस का, वहां पे पूछा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, या बोथ हो सकती है। हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कब जो है ज्यादा होगी, वो मेटल पे डिपेंड करेगी। इस टाइप के 4 ऑप्शन थे। यानी कि जब एनर्जी क्या होगी, लोअर से हायर स्टेट में जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेंगे, एब्जॉर्ब।
अब वेरी गुड, यानी कि जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो यानी कि इस बात को याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे एक और बात, क्वेश्चन जब वो पूछेगा ना कि बताओ कि फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस बताओ, आपसे क्या पूछेगा कि आपसे पूछ लेगा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, तो एन की वैल्यू कितनी लोगे? 1 नहीं बेटा, एक बढ़ा के लेना। क्या लेना? एक एक बड़ा बढ़ा के। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो कि मैं यहाँ पे अगर जी ये एक्साइटेड स्टेट होके यहाँ चले गया, यही तो जाएगा। अगर जी से ये सर यहाँ चले गया तो यानी कि एनर्जी आपको, या रेडियस जो है, या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कहाँ की निकालनी है, यानी कि सेकंड की। आप सिंपली याद रखना कि जब भी एक्साइटेड स्टेट कहा जाए ना, बच्चे गलती कर देते हैं कि उसको किसको ले लेते हैं, यानी कि एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं, जबकि नहीं लेना। जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी कि 2 हो जाती है। अगर मैं कहूं, अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की मैं बात करूं, तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 सर। वेरी गुड, यानी कि जो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी किस प्रकार से आपको क्या है याद रखना, इलेक्ट्रॉन विल जंप टू हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सुटेबल फोटोन, एंड इलेक्ट्रॉन रिटेन एनी लोअर लेवल टू हायर लेवल बाय रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। यानी कि बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर जो हायर लेवल से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विल जंप हायर लेवल टू लोअर लेवल बाय, उल्टा लिख देखे, गलत हो गया था शायद लोअर लेवल टू हायर लेवल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जस्ट अपोजिट लिख दिया है, लोअर लेवल टू हायर लेवल, ठीक है। हायर लेवल बाय अब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सुटेबल फोटोन, एंड इलेक्ट्रॉन will return to any lower level to higher level by releasing, यहां भी उल्टा लिख दिया है, higher level to lower level, ठीक है। पीछे वाला रेज होगा क्या हो गया? लोअर होगा सर। सर, आपने लोअर हायर लिख दिया ना लोअर नहीं मिटाया सर। अच्छा ओके, सॉरी, मैंने क्या मिटा दिया, गलत मिटा दिया ना। जी सर विल रिटेन, क्या होता है कि अब्सॉर्बिंग हो जाता है, अब जब रिलीज करेगा तो यानी कि कहां से करेगा, हायर हायर लेवल, टू लोअर सॉरी, हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। ओके, अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से, यानी कि क्या होगा, जब भी आपके पास यानी कि जाएगा तो यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर जो लोअर से, जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझा भी देता हूँ कि मेरे पास मान लो कि कुछ इस प्रकार से है, खुद सोचो कि आप ये ऊपर जैसे जैसे दूर जाएंगे तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, एनर्जी पर किस लेवल की जो है यानी कि बढ़ रही है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यानी कि आप सोचो कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर जो एनर्जी देनी पड़ेगी तो यानी कि इस दौरान यानी कि लोअर से हायर लेवल पे जाओगे तो क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे ही मान लो कि अगर जो ऊपर से, यानी कि मैं इस सेल से बात करूं, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो यानी कि इसको क्या होगा, यानी कि पहले ज्यादा एनर्जी थी, अब कम एनर्जी होगी। ये कब होगा, जब आप क्या कर दोगे, यानी कि जो है कुछ एनर्जी को रिलीज कर दोगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ रियल लाइफ से। देखना, जब शहर से लोग गांव आते हैं ना, बहुत पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन वही बंदा जब शहर की ओर जाता है, देखना एक एक पाई पाई जोड़ता है। शायद आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया है कि नहीं किया है, मैंने बहुत ज्यादा फील किया है कि जब शहर में वही चीज जो है, यानी कि क्या करते हैं कि सपोज करो कि जो है पैसे बचाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है यानी कि गांव से आए हैं, तो यानी कि जैसे ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे पैसे को जमा करना पड़ता है। लेकिन वही चीज गांव आते तो काफी सारी चीजें जो सस्ती पड़ जाती, तो हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़े बहुत जो है पैसे को ऐसे भी उड़ा देते हैं। तो यानी कि याद रखना कि जब आप गांव से शहर की ओर जाओगे तो आपको एनर्जी यानी कि पैसे कमाने हैं, जब शहर से वापस गांव आ जाओगे तो यानी कि जो है क्या करोगे, पैसे खर्च करोगे, यानी कि बेसिकली एनर्जी भी उस प्रकार से करोगे। अब यहाँ पे देखो, यानी कि इसको मैंने N1 मान लिया और इसको N2 मान लिया, तो N2 की एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर लेवल हो जाएगी, एनर्जी लेवल जो है यानी कि क्या हो जाएगी, हाई लेवल हो जाएगी। और N1 की यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि जो है लोअर एनर्जी हो जाएगी। आपको याद हो तो मैंने जो है एक फोटोन की एनर्जी बताई थी, वो किसकी बताई थी, E इक्वल टू SC/λ, याद है? E इक्वल टू क्या बताया था, SC/λ, या इक्वल टू H म्यू।
तो जो भी डिफरेंस आएगा वो कहीं ना कहीं एनर्जी होगा। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है hc/λ या h म्यू कह देंगे। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, पूछ लीजिएगा, किन्हीं को कोई भी मन में दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे बढ़ो। यस Yes, सर। चलिए अब देखो, यानी कि डी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्या होता है, जब लोअर एनर्जी से यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि हायर एनर्जी जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, यानी कि एक्साइटेशन कहते हैं। जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखो, यहां से अगर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है, अगर जो ये N2 है और ये N1 में आ रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, डी एक्साइटेशन। पहले ज्यादा एनर्जी पे था, अब क्या हो गया, कम एनर्जी पे हो गया। अब जैसे कम एनर्जी पे हो गया तो यानी कि इसका क्या हो गया, डी एक्साइटेशन। अगर जब डी एक्साइटेशन होता है तो एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, यानी कि वो जो एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में। आपको याद भी रखना है, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, तो वो फोटोन के फॉर्म में यानी कि क्या करता है, यानी कि जो है रिलीज करता है। अब जैसे देखो N1 से N2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एक्साइटेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। अच्छा, कल थोड़ा सा मेरे को एक बार बताना कि आपको व्हाइट कलर दिखता है या नहीं दिखता है, तो एक बार थोड़ा बहुत बता देना, पता लगे जो मैं लिख रहा हूँ दिख ही नहीं रहा हो तो यानी कि काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल जा रहा है तो यानी कि एनर्जी रिलीज करेगा, तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्साइटेशन कहते हैं, डी एक्साइटेशन। ठीक है, अब ये बात तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई कि किसको हम लोग एक्साइटेशन कहते हैं। इन दोनों के केस में जो वेवलेंथ होगी, चाहे यहां से ऊपर की ओर जाए या ऊपर से नीचे की ओर आए, तो यानी कि इसका जो वेवलेंथ होगा, क्योंकि एनर्जी सेम होगी कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां जाने में भी उतने एनर्जी लगेगा, यहां से यहां आने में भी उतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। एक बार एब्जॉर्ब करो, एक बार रिलीज करो, एनर्जी का चेंज है क्या, बोलिए। जी सर। मैंने Yes, कहा sir. कि अगर जब मैंने कहा कि मैं, हाँ वेरी गुड, थैंक यू नया, यानी कि N1 से N2 में जाएगा एनर्जी, तो यानी कि जो डिफरेंस होगा सेम होगा। जी और सर। N2 से N1 में भी जाएगा तो भी एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जी जाएगा। सेम होगा। लेकिन जब सेम हो जाएगा तो यानी कि दोनों की एनर्जी सेम होगी, और दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी तो यानी कि वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि इसीलिए मैंने क्या कहा कि यानी कि λ1 इक्वल टू λ2, अगर जो एक बार एक्साइटेशन का वेवलेंथ लिखोगे, एक बार डी एक्साइटेशन का लिखोगे, तो दोनों के केस में क्या हो जाएगा, वेवलेंथ यानी कि जो है सेम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यानी कि ये पॉइंट होता है, यहीं से आपकी जो है बोर्स मॉडल जो है काफी ज्यादा फेमस हो गया था। बाकी सारे पॉइंट में उतनी जान नहीं थी। अब चाहो तो कह सकते हो कि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, ये कह सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट जो था वो क्या था, यानी कि ये था, उन्होंने कहा कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म नहीं होती। जो सबसे बड़ी डिमेरिट थी रदरफोर्ड मॉडल की, वो ये थी कि जैसे जैसे धीरे धीरे कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो कुछ समय के बाद यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा बताइए, न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड किसने किया था, वेरी गुड। अगर मेरे को कहा जाए एक लाइन में बताओ, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, सद्दा गोपीचंद। वेरी गुड साहिल, थैंक यू। यानी कि इस प्रकार से आप लोग जो यानी कि याद रख सकते हो। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं या जो मॉडल्स पढ़ रहे हैं, किसका मॉडल पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, मॉडल। यानी कि जो है बोर्स मॉडल के बारे में यानी कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये क्या कहता है, तो मेंटेन कांस्टेंट सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड यानी कि इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मैं कहूं, देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये जो है यानी कि न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर ये न्यूक्लियस है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा। उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्वारा लग रहा है इसीलिए हम लोगों ने नाम दे दिया उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि मूव कर रहा है, अगर जो देखो तो यानी कि हर एक पॉइंट पे यानी कि क्या करने का प्रयास कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये चाहना चाहता तो ऐसा है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको क्या करता है, खींच के रखता है। अब आपके मन में आएगा सर इसके पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत ही लाइट पार्टिकल होते हैं और इनके पास थोड़ी सी भी एनर्जी होती है, तो जिस कारण से ये क्या करना चाहते हैं, यानी कि सर्कुलर पाथ पे यानी कि घूमना चाहते हैं।
सर्कुलर पाथ पे तो नहीं घूमना चाहते, ये जो है इधर उधर भागना चाहते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के कारण जो फोर्स लगता है, तो जिस कारण से इसको क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। अब जैसे ही ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव निगेटिव है, तो जिस कारण से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये जो है इधर उधर डायरेक्शन में यानी कि जो है भाग नहीं पाते, यानी कि क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये सर्कुलर फोर्स में घूमने लगता है। अब अभी हमने क्या कहा कि आपके सामने कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या फोर्स हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमने क्या करा, सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला। आपको फिजिक्स में बताया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, mv²/r। ठीक है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, mv²/r होता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि आप लोगों को ग्रेविटेशनल में बताया जाता होगा कि ये Q1 है, ये Q2 है, डिवाइडेड बाय r² के अनुसार से कह सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या इसको जेड ही लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि अगर जो देखो यहाँ पे जेडपी लिख सकता हूँ मैं समझाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, यानी कि जो है जेडपी लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि प्रोटॉन है। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई देखो हम तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अगर जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उतना ही पॉजिटिव इसमें है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही टर्म में ले आते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यानी कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे, जेड। जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो फिक्स प्रोटॉन होते हैं। इतना सा बात, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि इसका मैं यूटिलाइज कर जाना है, यूटिलाइज मैं करूंगा आगे। फिर से मैं समझाता हूँ कि न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन होंगे, जेड प्रोटॉन होंगे। इतनी सी बात क्लियर है? जी सर। यस सर। अगर मैंने कहा कि अगर जब मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो क्या मैं प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं? यस सर। मैंने क्या करा कि न्यूक्लियस फोर्स लग रहा होगा जेडी, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा होगा। अब जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के कारण लग रहा होगा तो इन दोनों के बीच पॉजिटिव निगेटिव बना, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, यानी कि जितना चार्ज Q1 पे है, जितना चार्ज Q2 पे, डिस्टेंस का r² कर दो, यानी कि स्क्वायर कर दो, तो यानी कि हम लोग क्या कर दे, k Q1 Q2 इक्वल टू r²। इन सीजीएस में k की जो वैल्यू होती है ना 1 होती है, तो मैं यहाँ पे चाहूं तो k एक Q1 की जगह पे जेड लिख सकता हूँ और Q2 की जगह पे e लिख सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q ZE इंटू E डिवाइडेड बाय r²। क्या इतनी सी बात क्लियर है? मैंने एक जो है प्रोटॉन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, जेडी। क्यों? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन भी तो फिर जेडी होना चाहिए, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन हम तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। अगर जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बात करोगे उसके अंदर रिपल्सन भी आता है, जिसको मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में जितना इफेक्ट लगना चाहिए था, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना चाहिए था, उतना नहीं लगता, उससे जो है कम लगता है, यानी कि कुछ जो है रिपल्सन के कारण कम हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। आगे बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो है इसके द्वारा, यानी कि जेडी, हम तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस तो जितना लगाएगा सभी पे बराबर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस पे पूरे के न्यूक्लियस पे लगेगा। इसी कारण से हमने क्या करा, न्यूक्लियस की जगह पे जेडी ले लिया और इंटू E² इक्वल टू r²। अब देखो, यानी कि आपने क्या करा कि इसी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि दोनों जो है, यानी कि क्या फोर्स बराबर है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब जैसे यहाँ से बराबर करोगे तो मैंने क्या कहा, देखो mv²/r, यानी कि ये कौन सा फोर्स हो गया, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। ये कौन सा फोर्स हो गया, E इक्वल टू, यानी कि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दोनों को बराबर कर दिया। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों फोर्स के बराबर होने के कारण वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जिस कारण से हमने जो है यहाँ पे बराबर कर दिया। अभी जस्ट मैंने बताया था एक Q1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेडी। अगर जेडी लिख सकते तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जेडी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी कि हमने क्या कर दिया, यानी कि जेडी का स्क्वायर कर दिया। अब जैसे यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि क्या बन जाएगा आप लोगों के लिए, mv²r और इसको ZE²/r² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, mv²r इक्वल टू, ये कहां से हमने लिया है, यानी कि जो है आप लोगों को मैंने बताया था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटाइजेशन नंबर, तो वहां से आपने ये लिया और इसको सॉल्व करते हैं mv²r इक्वल टू, यानी कि क्या हो जाएगा, mv²/r इक्वल टू ZE²/r²। ये यहाँ से हमने ले लिया, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, दो इक्वेशन बना लिया। अब जैसे इक्वेशन बना तो यानी कि अब हमारे लिए खेल आसान हो गया। अब हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यही दोनों फोर्स यानी कि फैक्टर काम कर रहे हैं, यानी कि जिस कारण से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इन दोनों जो आपस में बंधे हुए हैं। अब देखो, यानी कि आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है,
यानी कि आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है। अब देखो यानी कि एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है, तो हमने क्या करा कि इस v को हमने जो वेलोसिटी को इधर रखा और एन एच बाई 2 पाई ये इधर रखा और एम आर को यानी कि इधर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास एम बी स्क्वायर बाय आर है, यानी कि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू यानी कि जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमने क्या करा कि ये जो v की जगह पे यानी कि हमने क्या रख दिया, एन एच बाई 2 पाई इंटू 1/mr रख दिया। ठीक है, अब जैसे इसको रखोगे तो यहाँ से ये आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, और कोई टर्म कैंसिल होता है क्या, यानी कि जेड ई, तो यानी कि इस प्रकार से यहाँ से कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हो तो यानी कि सारे टर्म को एक तरफ ले गए, यानी कि ये जो आर है इधर साइड ले गए। एक्चुअली मुझे आर निकालना है, यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पे जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन एच स्क्वायर 4 पाई आर हो गया, और ये जेड स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, एम जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ से इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय जेड इक्वल टू एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर बाय यानी कि एम ई स्क्वायर हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये कांस्टेंट है, अगर देखो तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ई क्या है, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू को अगर जब आप रखते हो तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पे यानी कि क्या आ जाता है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला बहुत याद रखना है क्योंकि ये VVI है। आप देखोगे इस बार भी जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो नहीं पूछा था, बेसिकली उन्होंने रेडियस के रेशियो के अनुसार से पूछा था, फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट का। तो खैर आपको अगर ये वैल्यू आपको पता लग जाएगी तो यानी कि आपको क्या याद रखना कि रेडियस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। याद रहेगा किसमें है, एंगस्ट्रॉम में। क्या ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा आपको ये फॉर्म, बाकी चीजें याद रखो या नहीं रखो, सिर्फ एक बार ये पूछा भी गया था कि इसकी जो है यानी कि ये आर एन का जो एक्चुअल फॉर्मूला पूछ दिया था। मेरे पास बुक है उसमें मैंने देखा था, तो उसमें जो है एक बार जो है, लेकिन जे मेंस ने नहीं पूछा था, किसी और एग्जाम में पूछा था। तो आपको ये याद रखना है, इसलिए जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ताकि कि आप लोगों को याद रखना है। आपको क्या रखना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। अब एक दो बार इसको याद रखोगे तो यानी कि धीरे धीरे याद हो, लेकिन इसको तो कभी मत भूलना, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने का बात नहीं है। मैं जो 3 फॉर्मूले बताऊंगा रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, वो तीनों के तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो जाते हैं। तो आपको याद रखना कि जो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा, यानी कि जो निकले, वेरी गुड, यस थैंक यू। यानी कि इस प्रकार से ये जो है एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, इससे पहले मैं एक और चीज बता देता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं कि आपको ना, जैसे यहाँ पे कि ये जो यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर जो मान लो कि मेरे को 2 ऑर्बिट दिया हुआ है, ठीक है, n1 और ये जो है n2 दिया हुआ है, ठीक है, मेरे को कहा कि रेडियस निकालो, रेशियो निकालो n1 और n2 का। तो मेरे को पता है r n1 का फॉर्मूला बताइएंगे कोई, क्या फॉर्मूला लिखो, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी लेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट है तो यानी कि n कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, क्या याद रखना, मैंने एक्साइटेड स्टेट में कहा था कि n की वैल्यू चेंज करना, बाकी किसी केस में नहीं चेंज करना। ऐसा नहीं कि यानी कि आप लोग जो चेंज कर दो यानी कि n की वैल्यू 2 ले लो, नहीं। तो यानी कि मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 0.53 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि 1 बाय जेड। मैं जनरली बताऊंगा कि हम लोग जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए निकालते हैं, लेकिन फिलहाल देखो इतना आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं चाहता हूं कि जनरल फॉर्म में निकालूं, मैं नहीं चाहता कि जो है इस फॉर्म में निकालूं, मैं चाहता हूं किसके लिए कि हो सकता है n2 n3 कुछ भी हो, तो मैं इस प्रकार से निकालना चाहता हूं। और rn2 के लिए क्या हो जाएगा, ये n1 ले लेता हूं, ये z1 ले लेता हूं। ठीक है, rn2 कितना हो जाएगा, 0.53 इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, यानी कि rn1 डिवाइडेड बाय rn2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हो 0.53 इंटू n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 0.53 इंटू n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2 का स्क्वायर। ये कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू n1 का स्क्वायर और यानी कि z1
और ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मतलब जो परसों का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ, मैं जैसे क्वेश्चन भी दे देता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या था, फाइंड, अच्छा सबसे पहले मैं सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूं, मेरे पास कितना समय अभी है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ हीलियम प्लस एटम फॉर थर्ड ऑर्बिट। फटाफट से बनाना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हूं। अब यहाँ पे n की वैल्यू थर्ड ले लेना और इसको बनाइए, फटाफट से कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि मेरे को कम से कम तीनों के तीनों जो है यानी कि उसके बताना है। सर 1 मिनट पीछे दिखाना। हाँ बोलिए बेटा, थैंक यू। सर पीछे दिखाना 1 मिनट पीछे। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला बता दूं, आप लोगों को याद रखना है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। अब ये ऐसे भी याद रख सकते हो, रेडियस है 0.5 है, 3 है, और ऊपर में यानी कि एन जितना ज्यादा आगे खुद सोचोगे, यानी कि एन की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि एन स्क्वायर, नीचे में यानी कि क्या होगा, जेड जेड हो जाएगा। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा ट्रिक है, वो ट्रिक तो नहीं है, बस आपके जो है मेमोराइज करने में मदद मिल जाएगा। क्या बन गया आप लोगों का क्वेश्चन? सर 1 मिनट। वेरी गुड, ठीक है मैं बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा सर हाँ 4.77 में हाँ 4407.07। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे बताइए? 3। वेरी गुड भैया, ठीक है, यानी कि हमने 3 का स्क्वायर ले लिया। मुझे जेड भी यानी कि जो है लिथियम प्लस दे देना चाहिए था, लेकिन मैंने जो है थोड़ा गलत कर दिया, ताकि हीलियम जो है यानी कि दे दिया। हीलियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? अच्छा मैंने यहाँ बताना भूल गया कि ये जो है क्या क्या चीजें हैं। एन यहाँ पे क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को दिख जाए। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, यानी कि जो भी एटॉमिक नंबर होगा, जिसका आप लोगों को मैंने एटॉमिक नंबर निकालने सिखाया, तो वहां पे इसका ये क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो जेड यहाँ पे हीलियम है, तो हीलियम का सर एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 2.77। यानी कि जो है इतना हो जाएगा। हाँ सर आंसर कितना आ रहा है आंसर? 4.77। मैं निकाल देता हूँ, सब कुछ सीखा कुछ और। 2 कितना आ रहा है? 2.37। 2.3, ठीक है, चलो मैं जो है अप्रॉक्सीमेट 2.3 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से इसका रेडियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देता हूं, जो पूछा गया था, वो पूछा गया था फाइंड द, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर सभी के रेडियस के लिए सर सेम ही फॉर्मूला होता है? हाँ, किसी भी एटम का आपको रेडियस निकालना है, लेकिन अब जैसे कहोगे कि सर, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि हाइड्रो, ये जो बोर्स ने बताया था, किसके लिए बताया था? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाँ, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाकी जगह पे यानी कि फॉर्मूले कुछ इसी के अंदर इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। लेकिन हमने क्या कहा आपको कि ये जो फॉर्मूला लगाओगे, किसके लिए लगाओगे? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सर मतलब हाइड्रोजन लाइक कैसे सर? हाँ मैं वही चीज बताने जा रहा हूँ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज सर मतलब सर One. एल्केन और हैलोजन की तरह। सॉरी क्या बोले यीशु? तो मैं बोल रहा एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा के बाद। हाँ, जिसके पास क्या हो, मैं वही बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि जो है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो सर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते? मैंने H प्लस लिखा है, H प्लस, देखो मैंने He प्लस लिखा बेटा, ठीक है। Yes, sir. आप अगर जो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो यानी कि जो है आप बना सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि हाइड्रोजन। अब कौन कौन से होते हैं आपको 4 ही याद रखने हैं। एक तो हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम प्लस होता है, और बोरॉन 2+। हाँ सॉरी बेटा, लिथियम प्लस प्लस होता है, और बेरिलियम ट्रिपल प्लस। इसी 3 से आपको पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कभी पूछा भी नहीं गया है। मैंने IIT के भी क्वेश्चन देखे हैं, तो यानी कि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा।
खैर बाकी जब आगे आएगी तो आगे के लिए अलग फॉर्मूला, लेकिन हमें अभी जो है यानी कि ये याद रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ पहले रेशियो नहीं, रेडियस रेशियो ऑफ हाइड्रोजन फोर्थ ऑर्बिट एंड हीलियम सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि निकालना है। तो क्या आप लोग बनाना चाहोगे, मैं फॉर्मूला लिख दूं? जी सर। यस सर। हाँ, यस सर। चलिए मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिल सके। R1 यानी कि R1 की जगह पे क्या लिख देता हूं, हाइड्रोजन लिख देता हूं, और यहाँ पे RHE। ठीक है, और आपके पास यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी कि RH नहीं होगा, यानी कि N²H। ठीक है, N²H डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ZH। ठीक है, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZHE इनटू यानी कि क्या हो जाएगा, N² ऑफ हीलियम। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इनकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। तो फटाफट से वैल्यू रखिएगा, N1 Z1 सबकी वैल्यू रखना है और जो है आंसर। 8:1। सॉरी बेटा, 8:1। ओके, ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? सर 8:1 है। वेरी गुड अंकित। ठीक है, सभी कहाँ गया होगा मेरे ख्याल से? यस सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अब देखो, आपको हाइड्रोजन यानी कि कौन से ऑर्बिट के लिए कह रहा है, फोर्थ, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि N² होता है, इनटू अब Z कितना है, हीलियम किसके लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1। और आपको कौन से ऑर्बिट के लिए निकालना है, यानी कि सेकंड ऑर्बिट के लिए, सेकंड का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि जो है 8:1 हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन है तो बिल्कुल जो है आप लोग जरूर बना के आना एग्जाम में। आपको मैं बता रहा हूँ, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का अगर जब पेपर होगा, इस टाइप को आपको देखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं कल आपको जो है रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए जो है आप लोगों को कई सारे क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, अब हम लोग यानी कि बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। आपको यानी कि कैलकुलेशन, अब देखो यानी कि हमारे पास यानी कि क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि mvr = nh/2π होता है। ठीक है, अब जैसे ही आपको मैंने बताया ये कहां से निकाले हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यानी कि जो है क्वांटाइजेशन से। तो वहां से हमने क्या कहा कि mvr = क्या हो जाएगा, nh/2π। अब हमने जो यानी कि r की वैल्यू निकाली ना, n² h² 4π m² z² को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यानी कि पुट कर दिया। अब जैसे ही पुट करोगे तो यानी कि जो v की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ से ns से nh कटा दो, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, और इस प्रकार से यानी कि m से m कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बच जाएगी, 2πz² nh यानी कि जो है आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 2πz² यानी कि nh आ गया, अब जैसे ही यहाँ पे आ गया तो vn की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेंटीमीटर में कितनी हो जाती है, 2.18 × 10⁸ होती है। आप इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं लिख भी देता हूं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका क्या था, तो मुझे बताना चाहेगा रेडियस का, 0.5। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.18 × यानी कि Z/m। अगर 10⁶ लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सॉरी जो है मीटर हो जाएगा, और अगर 10⁸ लोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। आपकी जिसमें इच्छा हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, यानी कि ले सकते हो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 10 है। खैर, अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जिससे आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि n/z ले या z/n ले। आपको सिंपली याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ किसमें, रेडियस में n का स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता है तो यानी कि चीजें जो है बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर देखो जैसे जैसे वेलोसिटी दूर जाओगे तो यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी।
जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियस से अवे जाओगे तो यानी कि क्या होता चले जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होता चले जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी यानी कि z तो हमेशा फिक्स रहेगा, z की तो वैल्यू बढ़ नहीं सकती, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जिस कारण से यानी कि जैसे दूर जाओगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घट जाएगी। और यही क्वेश्चन एक बार देखो मेरे ख्याल से WJE में पूछा था, वहां पे उन्होंने क्या पूछा था कि इफ वैल्यू ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीजेस देन द वेलोसिटी ऑफ इज इंक्रीजेस डिक्रीजेस, इस टाइप का, या तो कई बार एसेशन रीजन में पूछ देता है, तो आपको बताना है कि जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ऑर्बिट किस नंबर, तो वैसे वैसे उसका डिक्रीज होते चले जाएगा वेलोसिटी। मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि बाकी सभी में यानी कि z/n आएगा, बाकी जितना वेलोसिटी हो एनर्जी हो सभी के टर्म में क्या आएगा, z/n आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अगर जब बहुत ज्यादा होती है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर यानी कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप माइक्रो भी याद रख सकते हो, यानी कि जो है 2.18 इंटू ZN माइक्रोमीटर, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, आपको बस याद रखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2-3 बार, ताकि कि आपके जो है दिमाग में थोड़ा सा क्लिक कर जाए, तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। तो आपको यानी कि ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाले, 2 फॉर्मूले निकाल लिए। अब तीसरा फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं ताकि कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट पोजेसेस 2 टाइप ऑफ एनर्जी, या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो वो बेसिकली 2 टाइप की एनर्जी पोजेसेस करता है। एक कौन सी एनर्जी करता है, काइनेटिक एनर्जी, दूसरी एनर्जी कौन सी करता है, जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, टाइप की एनर्जी को रखता है 2 टाइप की, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, और v की वैल्यू आपने निकाली 2πz² का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू z²। मैंने क्या कहा, सब में z/n आएगा, लेकिन अगर n²/z आएगा तो किस में आएगा, रेडियस में आएगा, z वेलोसिटी में यानी कि zn आएगा, बाकी सब में z² n² कर देना, आप कभी भी भूलना नहीं इस बात को, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, आप भूल सकते हो। मैं बार बार फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। रेडियस का फॉर्मूला बताइए आप लोग सभी अपने मन में, या मेरे साथ बोलिए क्या होता है, 0.5 सभी लोग 0.53 n²/, ठीक है, वेरी गुड, यानी कि जो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, यानी कि मीटर में आएगा। अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.18 हो जाएगा, ये 6 में है, तो यानी कि किस में आंसर आएगा, मीटर में आएगा। अब देखो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू z²/n² इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 फॉर्मूले पढ़े, मैं जस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो हम लोग जो है टाइम पे इसको जो है यानी कि इसको कंप्लीट कर दें। अब दूसरा बात आ जाता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, Q2/R। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है कि उसके कैसा नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बार हमने Q2 को, आपने क्या माना था, Q1 = ZE, और Q2 को हमने क्या मान लिया, यानी कि अब जैसे ही E माना तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, वैल्यू -E, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या ले लिया इस बार, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, तो हमने जैसे ही ले लिया तो यानी कि क्या हो गया, -ZE² इंटू K, और यानी कि नीचे में क्या हो गया, R, और आपको R की वैल्यू पता है n²h²/4π² mZe² हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही रखे तो इसका जो है 2 टाइम्स आया काइनेटिक एनर्जी का, और जैसे ही 2 टाइम्स आया तो हमने क्या लिखा, लेकिन क्योंकि माइनस में साइन में था तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहाँ पे ना इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आपसे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, 13.6 इंटू z²/n², और इसकी जो वैल्यू आती है वो किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। खैर यहाँ से एक बात याद रखना कि आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी का क्यों नहीं निगेटिव लिए, एक्चुअली जब मोशन करता है ना तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और वो कभी ऐसा नहीं कि निगेटिव पॉजिटिव का, जैसे मान लो कोई पार्टिकल घूम रहा है, कि हम उसको कह रहे हैं कि निगेटिव पॉजिटिव में मूव कर रहा है, नहीं, तो हम लोग उसको जो है यानी कि क्या कहेंगे, वो किसी डायरेक्शन में नहीं उसका यूज कर रहे हैं, इस कारण से वहां पे निगेटिव पॉजिटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसलिए वहां पर हमने नहीं लिया। खैर तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनकी जो है यानी कि क्या निकाल सकते हो,
इनका जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक लास्ट फॉर्मूला बनता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -2 टाइम्स होता है। टोटल एनर्जी जो है किसके बराबर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी जस्ट हमने निकाला -2 काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी के माइनस हो जाएगा। आप इस बात को याद रखना कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 इंटू Z²/n² हो गया। अब ये सारे फॉर्मूले हैं, मैं एक पेज पे सारे के सारे फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि कि आप लोग याद रखना। मुझे बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा nth ऑर्बिट के लिए? 0.53 इंटू n²/z किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। हाँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए। 2.18 into n 2.18 into 10⁻⁶ वेरी गुड। यानी कि किस में आएगा? मीटर में या किस में आएगा? मीटर है। मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यानी कि आप बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 13.6 into Z²/n² हो जाएगा। वेरी गुड। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? सर -2 into काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ये लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? -1.36 -113.6 इंटू Z²/n² माइनस, यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये जो है यानी कि आप अपने कॉपी पे यानी कि जो है जरूर लिख लेना, ये सार है। ठीक है, हम लोगों ने आज जो भी पढ़ा वो यही पढ़ा। यानी कि अब आप क्या कर सकते हो कि किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड वेलोसिटी निकाल सकते हो। मैं आप लोगों को 5 मिनट ज्यादा लूंगा आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लिथियम प्लस आयन फॉर थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, यानी कि जो है फटाफट से इसका बनाइए, इसका जो है आंसर निकालिए आप लोग। तो 2.18 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। ठीक है, मैंने इसलिए ऐसा डाटा दिया जो फटाफट से कट जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिए फटाफट से। जो लोग खुद को तराशते हैं, तराशना मतलब समझते हो? जी सर। हाँ, तराशना का मतलब होता है अपने आप को बनाना, काबिल बनाना। ठीक है, जो लोग खुद को तराशते हैं उसे दुनिया तलाशती है। तलाशती मतलब खोजती है। तो आप लोग भी अपने आप को इस प्रकार से मेहनत से तराशो कि दुनिया आपको पूछे कि हाँ भाई देखो ये कितना अच्छा खोपड़ी है, इसको आईआईटी ले लो। कभी ऐसा एकदम ऐसा सोचे कि मान लो कि सपोज करो ना सिलेक्शन हो तो आईआईटी वाले कहे यार मैंने किस बंदे को छोड़ दिया। आप लोगों को इस जुनून के साथ पढ़ना है कि दुनिया यानी कि जो आईआईटी है वो भी सोचे कि यार काश इस बंदे को हम ले लें, अगर जब नहीं भी होता है तो। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने ऊपर मेहनत करोगे। ठीक है, तो खुद पे यानी कि जो है खुद को तराशो, यानी कि मेहनत करके पसीना बहाओ, यानी कि बनता है सवाल बनाओ डेली। मैं कहता हूं हमेशा कि आप लोग डेली प्रयास कीजिए कि 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन मैथ का, जरूर इतना क्वेश्चन तो जरूर बनाना है। आप मेरा यकीन मानो कि आप अगर जब 2 महीना करते हो तो करीब करीब आप 3 लाख लोगों से यानी कि बढ़ जाओगे। आप जहां हो वहां से 3 लाख लोग बढ़ जाओगे। और अगर जब आप बिल्कुल नीचे में हो तो यानी कि जो करीब करीब 5 लाख लोगों से बढ़ जाओगे। आपको पता होना चाहिए 16-17 लाख के करीब करीब पेपर लोग देते हैं और हमें उसमें से अच्छा करना है। करेक्ट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहोगे? सर 1.28 into 10⁻⁶ n/z। ओके, वेरी गुड। यानी कि क्या हो जाएगा? Z/n हो जाएगा। ओके, अब ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब देखो 2.18 यानी कि 2.18 इंटू 10⁻⁶ और Z की वैल्यू कितनी है लिथियम के लिए बताइए? 3 और यानी कि जो है ऑर्बिट किस ऑर्बिट के लिए निकालना है? 3। यानी कि जो है कितना वेलोसिटी हो जाएगा?
18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर इतना सेकंड। ज्यादा स्पीड है, यानी कि 1,00,000 मीटर पर सेकेंड है। यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड होती है इस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों के लिए। यस जी सर। हाँ चलिए, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड द, एक अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसके बाद एंड करते हैं। फाइंड द रेशियो, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ हाइड्रोजन फोर्थ ऑर्बिट एंड हीलियम सेकेंड ऑर्बिट। ठीक है, अब देखो आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको मैंने फॉर्मूला भले नहीं बताया, लेकिन तो आपको 1:4। सॉरी बेटा, तो 1:4। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो यानी कि आपको ये तो मैंने जरूर बताया कि रेडियस वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि मैं अगर जो निकालूं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, और मैं निकालूं यानी कि हीलियम के लिए। अब देखो यानी कि आपके पास हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n। तो Z यहाँ पे कितना है, यानी कि सर 1 है, 1/2 आ रहा है। यानी कि जो है कौन से ऑर्बिट के लिए, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट के लिए। उसी प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻6, और यानी कि Z की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2, और ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, 2, यानी कि 2। कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप लोग निकाल सकते हो। कल अगर जो मैंने समय पहले भेज दिया तो आप लोग पहले ज्वाइन कर जाना। ठीक है, और फिर जो हम लोग ताकि कि कल ज्यादा से ज्यादा जो